प्रोग्राम में हम 9 मई केसेस में पीटीआई रहनुमाओं को मिलने वाली सजाओं और उनकी इलेक्शन कमीशन की जानिब से होने वाली नाअहली के बाद बनने वाली कानूनी सूरत हाल और पेचीदगियों पर गौर करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर, MNA जो हैं अहमद चट्टा साहब और सेनेटर एजाज चौधरी को 9 मई केसेस में ट्रायल कोर्ट से होने वाली सजाओं के बाद अब इलेक्शन कमीशन ने इन पार्लियामेंटेरियंस को आइन के आर्टिकल 63 के तहत नाअहल करार दे दिया है और इनकी खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब करवाने का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के इस इक़दाम पर बहुत सारे कानूनी सवालात उठाए जा रहे हैं और नाअहली के सारे अमल पर भी बहुत बात हो रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में 9 मई केसेस सजाओं के ज़रिए मज़ीद पार्लियामेंटेरियंस की नाअहली के खदशात का भी इजहार किया जा रहा है। आइन और कानून इस हवाले से क्या कहता है और क्या इलेक्शन कमीशन के पास पार्लियामेंटेरियंस को अंदाज में नाअहल करार देने के इख्तियारात मौजूद हैं। दूसरी तरफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब ने जो है वो वज़ीर आज़म के खिलाफ कंटेम्प्ट पटिशन जो है वो मूव की है, उसके हवाले से भी थोड़ा सा अपडेट आपको करेंगे कि वो क्या कह रही है और उससे क्या हो सकता है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर और मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो जो मेन मुद्दा उठाया जा रहा है और मुख्तलिफ कानूनदान इस बात को रेज़ कर रहे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है, और कुछ लोग इस चीज़ को भी रेज़ कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पे अपील का प्रोसेस अभी मुकम्मल होना बाकी है, तो क्या, और कुछ कानूनदान उस अपील के प्रोसेस को भी ट्रायल का हिस्सा समझते हैं, तो क्या इस तरीके से नाअहली जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो कर रही है, ड्यू प्रोसीजर जो दिया हुआ है? मुस्कुरा रहे हैं आप, मैं मुस्कुरा नहीं रही नाज़रीन। आपने ड्यू प्रोसेस का लफ्ज़ किया, इस मुल्क में ड्यू प्रोसेस ख़त्म हो गया है। ड्यू प्रोसेस मीन्स के आपके नेचुरल जैसे राइट्स जो होते हैं वो प्रोटेक्ट होता है। ड्यू प्रोसेस आपका आर्टिकल 10A ड्यू प्रोसेस का आपको हक देता है कि आपको फेयर ट्रायल मिलेगा। ये दैट्स ड्यू प्रोसेस। ठीक है, आप बताएं कहाँ फेयर ट्रायल हो रहा है इन लोगों का जिनको सजाएं हुई? मुझे नहीं मालूम, मैंने एविडेंस नहीं देखी, लेकिन अगर जो बातें सुनी, अगर इनके ऊपर ज़्यादा इल्ज़ाम सहूलतकारी का था 109 जो होता है सेक्शन, अच्छा, तो उसमें पता नहीं सजाएं किस तरह से दी। अब ये डिपेंड करता है अपील इनकी होगी, वहाँ क्या सुनवाई होती है, वहाँ उनको इंसाफ मिलता है, यानी ये सब चीज़ें देखनी होगी। लेकिन जो बात और जो अपील से पहले क्या ये जो फैसले आए हैं, अपील में जाने से पहले क्या नाअहली हो सकती है? देखिए मेरा व्यू है कि इसमें इनको इलेक्शन कमीशन को जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए अपील का हक अभी उनका अपील का उन लोगों का जिनको सजाएं हुई हैं उनका अभी अपील का पीरियड ही ख़त्म नहीं हुआ, उसके अंदर वो अपील फाइल कर सकते हैं। और अपील जो होती है ओरिजिनल केस की कंटिन्यूएशन होती है, इट्स ए कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल केस। तो वो जब अपील दाखिल होती है तो आपको पूरा केस दोबारा से खुल जाता है। अब वो डिपेंड करता है अपील अलाउ हो ना अलाउ बात हो, उसमें सस्पेंशन हो सेंटेंस की ना, वो अलग बात है। ठीक है। तो ये देखिए दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है, मैंने सुना, जो मुझे बताया गया है, मैंने देखा नहीं, कि वो जो जज साहिबान थे टेररिज्म कोर्ट के, उन्होंने इनकी अपनी नकूल जो थी इसकी जजमेंट की वो उठा के भेज दी इलेक्शन कमीशन को फॉर नेसेसरी एक्शन। देखिए आपने खुद अभी फरमाया कि इनकी जो नाअहली हुई है आर्टिकल 63 के तहत ही हो सकती है। सिटिंग MNAs MPAs हैं और सेनेटर्स हैं। अब जब उनकी नाअहली उसके 63 के अंदर हो सकती है, और 63 में जो होता है कि फैसला आ जाता है, उसका एक प्रोसीजर है 63 में, सबसे क्लॉज 2 और 3 वो कहता है कि जब ये कोई इस तरह की कोई सज़ा हो जाती है और नाअहली की हो जाती है, तो स्पीकर जो होता है या चेयरमैन सेनेट होंगे या जो स्पीकर होता है, वो रेफरेंस भेजता है टू द इलेक्शन कमीशन कि ये शख्स जो है इसको एक सज़ा हो गई है कॉम्पिटेंट कोर्ट से, और आप इसको नाअहली का प्रोसेस उसको इन्फॉर्मेशन देता है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास आर्टिकल 63 सब क्लॉज 3 के तहत 90 दिन का टाइम होता है फैसला करना कि उसकी ओपिनियन में ये आदमी नाअहल हो गया या नहीं हुआ। तो आप टोटल मिला के 120 दिन हो गए। उसमें अपील का पीरियड भी होता है, वो सारी हो जाते हैं। इनको जल्दी क्या आती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो आपको पता है वो तो सहूलतकार हैं इस्टेब्लिशमेंट के, और वो जो वहाँ से हुक्म आएगा उसके हिसाब से करेंगे। अच्छा, एक और आर्टिकल भी यहाँ पर बड़ा कोट हो रहा है आजकल, वो है आर्टिकल 225, और उसके हवाले से ये बात हो रही है कि बेसिकली जब आप नाअहल कर रहे होते हैं किसी को, तो वो इख्तियार ECB के पास नहीं रहता, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के पास चला जाता है। नहीं, देखिए इसके अंदर और वो फैसला करेगा कि सीट खाली हुई या ना हुई। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं समझता। अच्छा। इसको देखना पड़ेगा मुझे सही से, लेकिन देखिए आर्टिकल 63 के अंदर उसके पास इख्तियार उसको इलेक्शन कमीशन को ही दिया हुआ है कि उसके इख्तियार में वो ओपिनियन वो नाअहल हो गया या नहीं हुआ। वो हमें देखना पड़ेगा कि 225 आर्टिकल 225 के तहत, ये सेक्शन 225 होगा, मुझे नहीं पता। आप अच्छा। आर्टिकल 225 तो कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ और कहता है,
तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का जो हक होता है वो तो इलेक्शन पटिशंस के ऊपर वो होता है कि इलेक्शन पटिशन आती है, उसका इलेक्शन ट्राइब्यूनल में फैसला होता है। ठीक है। तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल का तो कोई पटिशन तो है नहीं। यहाँ तक नाअहली की बात हो रही है, इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 63 के, और ये होल्ड किया है कि एक सेल्फ एग्जीक्यूटरी क्लॉज है, कि मतलब कि इसके अंदर कोई कानून साजी की जरूरत नहीं होती। आर्टिकल खुद कहता है कि पहले रेफरेंस जाएगा, रेफरेंस के बाद और रेफरेंस स्पीकर से जाएगा, वो वहाँ से उसको नाअहल करें या ना करें उसकी बात है। लेकिन आप देखिए कि इनके एक केस में कोई इन्हीं के कोई पीटीआई के थे, उनको अभी कल शायद नाअहल कर दिया, उनको नोटिस दे दिया, उनकी सुनवाई हुई, और इन लोग जो ये हुए बच्चर साहब चित्राली साहब को तो नोटिस करके सुना गया, इनको बगैर नोटिस के कर दिया। देखिए आपने जो ड्यू प्रोसेस की बात की थी, हाँ ड्यू प्रोसेस में अगर उसको सुना जा रहा था तो इनको भी सुना जाना चाहिए था, और उस पर देखते, और वो आके ज़रूर ये बात करते कि हमारी अपील पेंडिंग है, उस आप इंतज़ार करिए। और कल मैं प्रोग्राम में था, उसमें दिलशाद साहब ने मुझे बताया, मेरी क्योंकि ये फॉर्मर सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा जब शहीद बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जो मलिक क़य्यूम साहब की बेंच ने फैसला किया और नाअहल उनको करार दिया 5 साल के लिए, क्या उसका रेफरेंस आया स्पीकर के थ्रू। उस ज़माने में चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे मरहूम बड़े ज़बरदस्त जज थे, जस्टिस अब्दुल कदीर चौधरी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस पर कोई ऑर्डर नहीं करूंगा, क्योंकि उसका पार्टी का हक है, वो सुप्रीम कोर्ट जाए, लेट्स वेट फॉर द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के उसको सस्पेंड करते हैं, सेट असाइड करते हैं, तो नहीं। तो उन्होंने उसके ऊपर कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। आप यहाँ देखिए इनको जल्दी क्या थी, आप देखिए इनकी इनको 47 पहली फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसी कमीशन ने उन 47 फॉर्म 45 को खत्म करके 47 में आपने उनकी सीटें छीन ली, गलत लोगों को बिठा दिया। छोड़ दें ट्राइब्यूनल के फैसले, वो तो हम वहाँ के फैसले हमने भी देखा, मैं भी अपेयर हुआ कि क्या किस तरह से वहाँ केसेस चलते थे। लेकिन आप देखिए जो इलेक्शन में धांधली हुई, सबसे बड़ी धांधली इसने की, ये इंडिपेंडेंट और फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने की इनकी जिम्मेदारी होती है आइन के अंदर। इन्होंने क्या कराया वो नहीं, आपने उनसे सीटें ले ली। फिर रिजर्व सीट्स में आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल फैसला किया कि इनको रिजर्व सीट्स दे दो, उस पर इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला नहीं किया, क्योंकि आपकी सरकार जो थी, जो मालिक आपके मालकान थे, उन्होंने कहा था ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ये 26वीं तरमीम के बाद ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आई उसने इसको रिव्यू कर दिया, उसको रिव्यू जो पेंडिंग था 1 साल से उसको सुना गया, उनकी सीटें उठा के दूसरी पार्टियों को दे दी, उसमें भी फौरन नोटिफिकेशन आ गया। अच्छा, कल को अगर हाई कोर्ट की तरफ ये मामला जाता है और हाई कोर्ट इस फैसले को सेट असाइड कर देता है, तो लोग तो हो गए नाअहल, वो हो गए डी सीट और ऐवान से निकाले गए, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? देखिए वो तो रीइंस्टेट होंगे, लेकिन पॉइंट इज दैट आप देखिए तो ऑलरेडी उनकी सीटों पे कोई और बैठा होगा, क्योंकि इसको जल्दी है ज़मीन इंतकाल कराने की। आप देखिए इसने जो इलेक्शन कमीशन, आई थिंक वो जो 15 कहलाते थे, जमशेद दस्ती, उनको भी उनके ऊपर उनकी सीट खाली हुई तो उस पर भी ज़मीनी इंतखाब का ऑर्डर कर दिया है। तो यहाँ भी अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट ने उस फैसले को मुअत्तल कर दिया आज। किसके फैसले को? ये जमशेद दस्ती साहब वाले। अच्छा, मुअत्तल हो गया। जी जी। तो इनका भी जब तक अपील पेंडिंग रहेगी जी वो सारा मामला, मेरे ख्याल से इनको भी चैलेंज करना चाहिए। आप इनको देखिए, इनको सबसे पहले जो मैं समझता हूँ पीटीआई वालों को ये बात करना चाहिए कि क्या जजमेंट अगर वहाँ से आए कोर्ट के थ्रू, उस पर इनकी नाअहली हो सकती है, या उनको इंतज़ार करना चाहिए था कि रेफरेंस आए स्पीकर से और स्पीकर के बाद फिर आपके पास रेफरेंस आए। तो ये भी इनका पॉइंट है। तो ये इनको पीटीआई वालों को, ये जो इनके बुकला हैं, इनको चैलेंज करना चाहिए इसको। पीटीआई के जो एक और वकील है वो 63H की बड़ी बात कर रहे हैं। वो 63H क्या कहता है बेसिकली, ज़रा अगर वो एक्सप्लेन कर सकें आप नाज़रीन के लिए। वो कहते हैं 63H के मुताबिक हमारे लोगों को नाअहल नहीं किया गया, तो वो प्रोसेस बनता था। नहीं, मुझे नहीं पता कि 63H में उनको मैंने जजमेंट नहीं देखी कि किस तरह से उनको, लेकिन देखिए जो 60G जो होता है उसके अंदर तो लिखा हुआ है कि किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट से आपको सज़ा हो जाए तो फिर आपको नाअहली हो जाती है आपकी, अगर आपको कॉम्पिटेंट। लेकिन उसका प्रोसेस उसी आर्टिकल में जैसे मैंने फरमाया कि दिया हुआ है कि मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, तो वो एक जज, एक टेररिज्म कोर्ट का जज आपको भेज रहा है, आप वो फॉलो कर रहे हैं, या आपको अपने कि आपका स्पीकर जब तक नहीं रेफरेंस, और अगर स्पीकर रेफरेंस नहीं भेजता जैसे हुआ है पिछले ज़माने में, तो फिर वो ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम होगा कि 30 दिन के बाद के वो रेफरेंस आ गया। अच्छा, तो ये भी प्राइडेड है। और फाइनली ये बताइए कि जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने एक पिटीशन दायर कराई है, और कंटेम्प्ट पिटीशन बेसिकली वज़ीर आज़म के खिलाफ। इस हवाले से आप क्या देख रहे हैं, क्या होगा? और बेसिकली पीटीआई के हवाले से ये बात भी चल रही है कि पीटीआई और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से वो है
है, लेकिन पीटीआई को ये ख्याल ना आया करने का काम जस्टिस जवाद ख्वाजा को पीटीआई वाले दुआएं दें, जबकि हम लोग हालांकि इतनी बड़ी वकला की टीम है पीटीआई की, हमारे सब पटिशंस, उनकी पटिशंस भी थी। अच्छा। अब सब फारिग हुए हैं उसमें, ये अपील में, क्योंकि हम लोग पहले तो जीते हुए थे नीचे से, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था मिलिट्री को ट्रायल नहीं हो सकता, नेची अपील आई, 26वीं तरमीम आ गई, उसके बाद ये बेंचेस बन गई, तो उन्होंने उस अपील को अलाउ करके मिलिट्री कोर्ट्स को कह दिया। देखें इसके अंदर मैंने अभी रीजंस नहीं आए हैं मेजॉरिटी जजमेंट के, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हुकूमत को कानून साजिश करे ताकि इन लोगों जिनको मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई हैं उनको अपील का, सिविलियन कोर्ट में अपील का हक बन जाए। तो ये उन्होंने कहा। अब ये नहीं पता उस रीजन में डायरेक्शन को देखिए, अमूमन पार्लियामान को आप डायरेक्शन नहीं दे सकते, आप हुकूमत को दे सकते हैं कि जी आप ये कानून साजिश करें। अब ये नहीं तो पता, वज़ीर आज़म पे कंटेम्प्ट लग सकती है? लग सकती है। गवर्नमेंट में देखें वज़ीर आज़म हेड करता है ना कंटेम्प्ट, कि आपको करना था आपने, लेकिन चले वो तो वज़ीर आज़म पे वो डिसाइड होगा, जस्टिस जवाद ख्वाजा की पटिशन डिसाइड होगी कि वो कंटेम्प्ट बनती है नहीं बनती, और वो कहेंगे हमारे अभी तो रीजंस नहीं आए, हम रीजंस का इंतजार कर रहे हैं, रीजंस आएंगे उससे पता लगेगा हमें क्या करना है। चले वो बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे सकते हैं उसके अंदर, लेकिन जो सबसे हैरानगी की बात है कि आप भी तो पार्लियामान का, पीटीआई वाले भी तो पार्लियामान का हिस्सा है, तो वो बिल क्यों नहीं मूव कर दिया उन्होंने? प्राइवेट मेंबर बिल मूव कर देते कि जी अपील का, कि ये अपील का प्रोविजन होता है, और उसमें गवर्नमेंट डिले करती तो आपका ग्राउंड अच्छा नहीं बनता कि जी देखो हमने तो मूव किया, ये तो कर ही नहीं रहे ये लोग। तो ये मसरूफ बड़े बेचारे पीटीआई, मुझे नहीं पता, शदीद मसरूफ है, इधर भाग उधर भाग। नहीं वो होगा उन पे, देखिए बिल्कुल उनके होगा, लेकिन उनकी लेकिन जेन्युइन ये क्वेश्चन आता है कि इतने बड़ी टीम है इनकी, लॉ के लॉयर्स की, और बड़े काबिल वकला हैं उनके, टॉप के लॉयर्स हैं, तो ये मेरे ख्याल, और पार्लियामेंट्री लीडर एक तुम्हारे खुद के हमारे लीडर भी हैं, जो हमारे ग्रुप के जो उनके सेनेटर भी है, लीडर है उनके, वो भी मूव कर सकते थे, मतलब उसके अंदर। हाँ, यहाँ पे जरा उनसे एक मिसकैलकुलेशन हो गई, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, हो सकता डिले हो गया, देखिए मुझे नहीं मालूम ये सियासी फैसले होते हैं, उनकी क्या मसलहत थी, लेकिन एक आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, आपके बंदे जेल में सजा हुई है, उनको हुई है, आपके 85 लोगों को हुई भी है, आपको चाहिए लॉ तो मूव करते हैं, वो पास होता ही नहीं होता, लेकिन कम से कम कोशिश तो करें आप। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब। नाजरीन हमें नाअहलियों से रिलेटेड कानूनी पेचीदगियाँ समझा रहे थे। अब नाजरीन प्रोग्राम में जिक्र वाशिंगटन से आने वाली एक अहम खबर का, जिसके मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए उस पर 25% टैरिफ और इजाफी जुर्माना आयद करने का ऐलान कर दिया है। समाजी राब्ते का जो प्लेटफॉर्म है ट्रूथ सोशल, उस पर अपनी पोस्ट में ट्रंप का कहना यह था कि भारत अमरीका का अच्छा दोस्त है, लेकिन हमने इसके साथ बहुत कम कारोबार किया है क्योंकि भारत के टैरिफ्स बहुत ज़्यादा हैं और इसकी तरफ से आयद करदा गैर मालियाती तिजारती रुकावटें सख्त तरीन और नाकाबिल कबूल हैं। ट्रंप ने मजीद कहा है कि इसके अलावा भारत अपना ज़्यादातर असलहा रूस से ख़रीदता है और इस वक्त चीन के साथ रूसी तवानाई का सबसे बड़ा ख़रीदार है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है नाजरीन कि जब दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन में खूनरेजी बंद करे। अमरीकी सदर के बकौल इन वजूहात के बायस 1 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ आयद होगा और इसके अलावा इजाफी पेनल्टी भी आयद की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ भी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैक्सेस लगाने की धमकी दी थी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत ने अगर तिजारती मुआहिदा न किया तो उसे 25% टैरिफ देना पड़ेगा। ये इकदाम अमरीकी तिजारती पॉलिसी में एक और सख्त कदम के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे अमरीका और भारत के ताल्लुकात में कशीदगी आने का इम्कान है। ट्रंप टैरिफ का भारत को झटका एक ऐसे वक्त में लगा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप 27 दफ़ा 10 मई को पाक भारत सीज़ फायर करवाने का क्रेडिट खुद ले चुके हैं और ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने दोनों ममालिक को अमरीका की तिजारती फ़ायदे की पेशकश करने के बाद इस सीज़ फायर को मुमकिन बनाया। ताहम दूसरी जानिब भारतीय क़यादत मुसलसल ट्रंप के इस दावे की तरदीद करती रही है और ये कहती रही है कि भारत को ट्रंप ने ऐसी कोई पेशकश नहीं की और न ही अमरीका का सीज़ फायर में कोई किरदार रहा है, बल्कि पाकिस्तान और भारत की DGMOs ने दो तरफा तौर पर सीज़ फायर का फैसला किया था। अब देखना यह है कि ट्रंप टैरिफ के झटके को भारत कैसे करता है और क्या अब इक़दामात के बाद भारत अमरीका मसनूआत पर टैरिफ कम करेगा या नहीं, आपस के दोनों के ताल्लुकात कैसे रहेंगे, ये बहरहाल वक्त बताएगा।